अविनाश सर, हमने बाजार के ऊपर में तो चर्चा कर ली है, और कुछ खास लेवल्स के हिसाब से या निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से कुछ अगर कुछ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए निफ्टी एलेक्स जब तक 18,400 450 के ऊपर कन्विंसिंगली जाता नहीं है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। और देखिए 18,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 18,200 का लेवल टूटता है तो हमको फिर नेक्स्ट सपोर्ट 18,000 का होगा। मुझे लग रहा है कि देखिए अभी वीकली एक्सपायरी है। सबसे बड़ी बात थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आज और कल में आपको देखने को मिलेगी। और आगे आने वाली जो आरबीआई पॉलिसी है प्लस जो दिसंबर 14 का जो फेड की मीटिंग है इंटरेस्ट रेट को लेके, वहां पे बहुत मार्केट कॉशियसली वेट करेगा। अगर इस बार मान लीजिए कि फेड ने 50 बेसिस पॉइंट ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो ये संकेत होगा कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट तब तक थोड़ा सा इंतजार के मोड में रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स तो चलते रहेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि कैपिटल गुड्स हो गया, ऑटो हो गया, सीमेंट हो गया, फिर उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, तो ये ऐसे सेक्टर्स है जहां पे हमको लग रहा है कि जब बाजार थोड़ा सा ढीला है, आपको मौके मिल रहे हैं, तो ऐसे सेक्टर्स में चुनिंदा स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी प्रॉब्लम या बड़ा कोई पैनिक सेल ऑफ आएगा। हालांकि देखिए इंडेक्स पे थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडेक्स थोड़ा सा एग्जॉशन मोड में लग रहा है। ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, सप्लाई आ रहा है, बट डेफिनेटली निचले लेवल पे 18,000 का अच्छा सपोर्ट है। तो ये देखते हुए मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करना ही ठीक रहेगा। और मेरे ख्याल से बाजार में अभी क्या है कि सारे स्टॉक्स इतने भाग चुके हैं, तो सिलेक्टिवली आपको पैसा लगाना है। अभी ऐसा माहौल नहीं है कि आप कोई भी कंपनी में पैसा लगा सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट थोड़ा सा चलेगा, बट थोड़ा धीमे चलेगा। मार्केट चलेगा लेकिन थोड़ा धीमे चलेगा, और वो धीमा चलता हुआ हमें पिछले हफ्ते से दिख भी रहा है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये भी कह दिया अविनाश सर ने। और क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, किस सेक्टर पे नजर रखनी है, किस तरीके के स्टॉक्स पे नजर रखनी है, वो भी बता दिया। अविनाश सर, कोई स्टॉक, कोई इन पर्टिकुलर कोई स्टॉक है जो कि अभी हमें दर्शकों को आप देना चाहेंगे, जहाँ पे लगता है कि या तो वॉच लिस्ट में रखें या शुरुआत करें खरीदारी, या कोई स्ट्रेटेजी? देखिए मुझे लग रहा है कि जो क्रूड रिलेटेड कंपनियां हैं जो क्रूड ऑयल कंज्यूम करती है, वो सेक्टर्स पे जरा फोकस रही है। जैसे पेंट हो गया, टायर हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, मेरे ख्याल से जो लुब्रिकेंट वाली कंपनीज है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए अभी तो बाजार में यहाँ पे सारे सेक्टर्स में थोड़ी सी सॉफ्ट ट्रेंड चल रही है। जैसे कि लुब्रिकेंट में हम गल्फ ऑयल को देखें तो 430 435 में काफी अच्छा विकल्प है। उसके बाद अगर हम कार्बन ब्लैक की बात करें तो फिलिप्स कार्बन, ये गोयनका ग्रुप की कंपनी है। उसके बाद पेंट्स में मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स पे, तो वो भी डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो ये सारी कंपनियां मुझे लग रहा है कैश की कंपनीज में, अगर किसी का लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली इसमें आप एक छोटी पोजीशन बना सकते हैं। और लार्ज कैप में हमको अभी भी लग रहा है कि कमिंस इंडिया है, लार्सन एंड टुब्रो है, यहाँ पे कोई भी गिरावट या मान लीजिए कोई भी थोड़ा सॉफ्टनेस आता है तो इसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए, क्योंकि कमिंस और एल&टी हमको लग रहा है कि अगले 12 महीने में बहुत अच्छे आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। बजट में भी हमारा मानना है कि कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत अच्छे बेनिफिट्स आने की उम्मीद है। तो ये एक ऐसा प्ले है। एल&टी अभी भी अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे अगर कोई निवेश करता है तो 2200-2300 का फर्स्ट टारगेट रह सकता है, तो यहाँ पे नजर रखिए। और कमिंस में हमारा 1500 का टारगेट है, तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि हेड टेलविंड्स बहुत पॉजिटिव है। और ये आने वाले साल 1.5 साल कमिंस के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, क्योंकि काफी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक चला है। अभी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद चला है कमिंस में, और दूसरी चीज एल&टी में, और उसके अलावा कुछ एक सेक्टर्स और कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जो बता दिए हैं। और उसका शायद मुझे एक अगर मैं जोड़ूं तो उसके अंदर में उसका फायदा भी मिलेगा। सर, क्रूड ऑयल जो सस्ता हो रहा है और काफी कंट्रोल्ड इस समय प्राइस चल रहा है, और अक्सर बार बार खबर आती है कि और नीचे चला गया, $80 तक गया था, और अभी मतलब 90 से नीचे ही चल रहा है, और 85 के नीचे आसपास ही काम कर रहा है। तो वो भी एक अच्छा वो है, एडेड एडवांटेज है इन कंपनीज के लिए। बिल्कुल, देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस अगर सॉफ्ट है, $90 के नीचे है, और अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा और नरम होता है, अभी तो देखिए जियोपॉलिटिकल कंडीशंस डिसाइड करते हैं कि क्रूड ऑयल का क्या प्राइस है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि चाइना में जिस प्रकार की थोड़ी बहुत इकोनॉमी को रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो चाइना जब तक बाजार में आता नहीं है तब तक कोई संकेत नहीं है कि क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इनफैक्ट मैं आज पढ़ रहा था अखबार, इनफैक्ट एलेक्स, तो अभी तो हमने सुना है कि कोविड के करीबन 20,000 केसेस चाइना में फाइंड आउट किए हैं। तो ये डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वापस कोविड का चाइना में आना एक अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे लकीली कोविड बिल्कुल निकल चुका है, लेकिन चाइना में वापस 20,000 केसेस आए हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमी में ऑयल की डिमांड थोड़ी सी नरम रहेगी, यूरोप में भी थोड़ा सा डिमांड नरम रहेगा, तो इसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को जरूर मिलेगा, क्योंकि देखिए हमारे लिए तो क्रूड की कीमत अगर कम होती है तो सारे जो क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स है वो तो बेनिफिट करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन भी जो सबसे बड़ा मसला है, क्रूड एक बहुत बड़ा इनपुट होता है इन्फ्लेशन में, तो क्रूड गिरता है तो इन्फ्लेशन में भी थोड़ी राहत मिल सकती है। ठीक है, तो उसके वैसे दोनों तरह के उसके एस्पेक्ट्स हैं कि क्रूड एक सिग्नल वाला भी होता है कि कहीं ना कहीं फिर चीजें कमजोरी है, लेकिन वो कमजोरी का फोकस जो रिसेशन या कुछ वाली चीजें कम ग्रोथ का, क्योंकि ज्यादा तेल नहीं खर्चा हो रहा, मतलब चीजें इंडस्ट्री थोड़ा स्लो चल रही है वाली चीज, तो लेकिन उसका ज्यादा फोकस या ज्यादा उसका जो कंसंट्रेशन है वो चाइना से, क्योंकि वहां पे बार बार वो वाला कोविड की स्थिति अभी भी है, बहुत सारे लॉकडाउन और बहुत सारी चीजें वहां पे चल रही हैं, लेकिन उसका फर्क या उसका फायदा कह लीजिए वापस वही वाली चीज इंडिया को मिलता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है।